हेलो दोस्तों, MS वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलता है कॉम्पिटिटिव मैथ्स और रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का आसान सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम लोग फूड इंस्पेक्टर 2022 यानी कि खाद्य निरीक्षक के प्रश्न पत्र में से गणित के 30 प्रश्नों का आसान हल देखेंगे। इस परीक्षा का आयोजन 20 फरवरी 2022 को किया गया था और हमारे पास सेट बी उपलब्ध है। तो जुड़े रहिएगा अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, किसी दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है और उनके कोणों के बीच अंतर 6 डिग्री है, तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में हमें अनुपात दिया हुआ है 5:4 और कोणों के बीच का अंतर दिया हुआ है 6 डिग्री। तो चूंकि 5:4 का अनुपात है तो वो संख्याएं क्या हो सकती हैं, इसे आसानी से आप हल कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, देखिए 12:16, 12:13 और 15:12, इन तीनों में जो सही अनुपात है 5:4 में वो है 15:12। ठीक है, जब आप इसे काटेंगे तो 5:4 आता है। तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए। चूँकि यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं भी दिया हुआ है, इसलिए हमें इसे चेक करना जरूरी बनता है। दोस्तों, किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का जो मान होता है वो होता है n-2/n × 180। ठीक है, इसमें से n क्या होती है, वो भुजाओं की संख्या होती है। हमें पता है भुजाओं की संख्या एक है 15 और एक है 12। तो इसमें बारी बारी से हम रखेंगे। यहाँ अगर 15 - 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 13/15 × 180, ये हो जाएगा 1। और दूसरे में क्या करेंगे, 12 रखेंगे। 12 में से 2 जाएगा तो 10/12 × 180। ठीक है, इसे आप यदि हल करेंगे तो ये जाएगा 12 बार में और इसे करेंगे तो ये जाएगा 15 बार में। इसे आगे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 156 और इसे हल करने पर प्राप्त होगा 150। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 6 डिग्री। ये तो बिल्कुल प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। तो 5:4 के अनुपात में भी है और इनके कोण का अंतर जो है वो 6 डिग्री है। ये दोनों ही फुलफिल होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 और 12। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल है 25 वर्ग किलोमीटर। उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय क्या होगा। दोस्तों, वर्गाकार बगीचा दिया हुआ है, मतलब कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, वो बराबर होंगी। और इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो है 25 वर्ग किलोमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a का स्क्वायर। ठीक है, तो a बराबर ये दिया हुआ है 25, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5। एक भुजा इसकी जो है वो है 5 किलोमीटर की। चूँकि हमें एक चक्कर लगाना है तो चक्कर हम किनारे किनारे लगाएंगे। ठीक है, किनारे किनारे मतलब परिधि की बात हो रही, और इसकी परिधि होती है 4a, यानी कि हो जाएगा 5 चौको 20। ठीक है, इसकी परिधि हो गई 20, क्या है वो, किलोमीटर में। ठीक है, अब इस 20 किलोमीटर की दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से लगाने में समय कितना लगेगा। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। चाल हमें दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी हमें दिया हुआ है 20 किलोमीटर और हमें समय यहाँ से निकाल लेना है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 20/3। ये 20/3 किस में निकला है, घंटे में। अब इसे आगे हल करते हैं तो ये कट जाएगा कितना, 6 बार में पूरा चला जाएगा और फिर उससे बचेगा 2/3। 6 से 2/3 घंटे में निकला है। चूँकि यहाँ पे ऑप्शन घंटे और मिनट दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, इस जो बचे हुए घंटे इसको मिनट में बदलेंगे। तो 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। इससे काटेंगे तो 30 से ये 20 बार में चले जाएगा, 20 दूनी 40, 6 घंटे और 40 मिनट। इसी हिसाब से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के एक बगीचे को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक चक्कर लगाने में 6 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और उसके एक जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो उस जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी। हमें एक वृत्त दिया हुआ है, इसके केंद्र से इसकी त्रिज्या जो है वो है 9 सेंटीमीटर है। ठीक है,
और उसके एक जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर। जीवा क्या होती है फ्रेंड्स? कोई भी एक लकीर आप ले लीजिए, ये है जीवा। इसको मान लेते हैं हम एक जीवा है जिसकी लंबाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो उस जीवा की केंद्र से दूरी, इस केंद्र से इसकी दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है इस जीवा की लंबाई 14। चूँकि इस जीवा पे जो हम त्रिज्या लेते हैं, ये त्रिज्या इस जीवा को समद्विभाजित करती है, यानी कि ये 7 और 7 के 2 हिस्से में बट गया। और चूँकि यहाँ से भी अगर हम खींचना चाहें तो ये भी क्या निकलेगी? इसकी त्रिज्या ही निकलेगी। इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, और इस आधे जीवा की लंबाई कितनी है? 7। तो जब आप इसे अलग से बनाएंगे तो आपको एक ऐसा त्रिभुज मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक त्रिभुज मिलेगा। ठीक है, इसमें एक जो इसकी त्रिज्या थी वो है 9 सेंटीमीटर, और इसकी जो अर्ध जीवा है वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसे हल करते हैं। कर्ण क्या हो गया है आपका? 9 का वर्ग बराबर लंब क्या हो जाएगा आपका? x का वर्ग, और ये हो जाएगा 7 का वर्ग। ठीक है, तो x का वर्ग इधर रहने दीजिए, इसको इधर ले लीजिए। 81 माइनस 49 बराबर हो गया 32। 32 चूँकि ये x वर्ग में है, इसको ले लेंगे हम रूट में। तो रूट 32 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चूँकि ऑप्शन में कोई भी रूट 32 नहीं दिया हुआ है, उसे तोड़ कर दिया हुआ है, तो 32 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 16 गुणित 2 लिख सकते हैं। 16 क्या होता है? 4 का वर्ग है, तो 4√2। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। व्यंजक दिया हुआ है 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7, और इसी तरह बढ़ते हुए 2 - 997/999 तक दिया हुआ है। इन्हें हल करके हमें बताना है इसका मान क्या होगा। दोस्तों आपको इसे बड़े प्रश्न को देखकर कभी डरना नहीं है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देखिए क्या करना है। सबसे पहले आप इस जो मिश्र भिन्न दिया हुआ है इसे आप नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए। 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5/3। ठीक है, इनको हल करेंगे तो 5 दूनी 10 में से 3 जाएगा तो 7/5। इसको हल करेंगे तो 7 दूनी 14 में से 5 जाएगा तो 9/7, और ये इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। अब आप इसके पैटर्न को अच्छे से देखेंगे, चूँकि इन सब के बीच में क्या है? गुणा का निशान है। ठीक है, और ये पैटर्न आगे बढ़ते जा रहा है। देखिए 5/3, 7/5, 9/5, ये अलग अलग देखें। 5, 7, 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा 997 तक। ठीक है, और इधर देखेंगे तो 3, 5, 7 इस तरह से बढ़ते जा रहा। और आप जब इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये 9 इसके नीचे 9 होगा, वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से ये पूरे आपस में क्या होते जाएंगे? कटते जाएंगे। कटते कटते कौन सी संख्या बचेगी? यहाँ नीचे की संख्या बची है, और यहाँ पे जो आखिरी वाली होगी उसके ऊपर की संख्या बचेगी। इतना आपको समझ में आ गया? तो आखिरी संख्या क्या है? 2 - 997/999। इसको जब आप हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1001/999। और चूंकि हम जानते हैं ये ऊपर नीचे कटते हुए जब इसके नीचे की संख्या बची तो इधर क्या बचेगा? ऊपर। तो ये भी 999 इसकी पहली वाली संख्या से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? ऊपर में बचा 1001 और नीचे में बचा 3। यही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में 1001/3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1001/3। दोस्तों हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, नीचे दिए 2 कथनों को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। कथन 1 दिया हुआ है 7710312401 को 11 से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, ये कथन 1 कहता है। दूसरा कहता है 173 एक अभाज्य संख्या है, और नीचे कुछ कूट दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही है। पहला कथन क्या है फ्रेंड्स? इस दिए हुए अंक को 11 से विभाजित करने पर ये विभाजित होती है या नहीं,
ये देखने के लिए हमें देखेंगे 11 से विभाजिता का नियम। इससे संबंधित एक वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है फ्रेंड्स? इवन और ऑड यानी कि पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं, नौवीं जैसी आगे बढ़ते जाएगी इन संख्याओं का जो टोटल योग है वो, और दूसरी, चौथी, छठवीं, आठवीं, 10वीं इस तरीके से बढ़ती हुई संख्याओं का योग, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं। 7, 1 8, 3 11, 2 13 और 0। 13 और 0 13 हो गए। ये बराबर हैं या नहीं ये देखना है। 7 0 7, 1 8, 4 12 और 1 13। ठीक है, दोनों का मान कितना आ रहा है? 13 आ रहा। चूँकि ये आपस में बराबर है इसलिए ये पूरी संख्या जो है वो 11 से विभाजित हो जाती है, या फिर आप इसे 11 से भाग देकर भी देख सकते थे। तो इस हिसाब से पहला कथन जो है वो तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है? 173 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है? 173 है, ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, हमारे हिसाब से ये एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 यानी कि दोनों ही कथन जो हैं इस प्रश्न के सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे अभाज्य संख्या की बात हो रही फ्रेंड्स, तो एक चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो ऐसी संख्या होती हैं जो या तो स्वयं से कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। ये आप हमेशा याद रखेंगे। 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है फ्रेंड? क्योंकि 1 जो है स्वयं से और 1 से कट तो रही है, लेकिन ये दोनों एक ही संख्या है, तो हमारे रूल को ये फॉलो नहीं करता है। 2 क्या है? सिर्फ 1 से कटता है और खुद से यानी कि 2 से कटता है। ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, तो ये हमारा रूल फॉलो करता है, इसलिए सबसे छोटी संख्या 2 होगी। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वह संख्या जिसे 555 और 445 के योग से भाग देने पर उनके अंतर का दुगना भागफल और 30 शेषफल प्राप्त होता है, वो संख्या क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ट्राई करके इस प्रश्न को। ये है भाग का चिन्ह। क्या बोलता है? वह संख्या जिसे 555 और 445 के योग, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। 5 4 990 1000 कितने हो गए? 1000। 1000 से भाग देना है किसी कोई संख्या है, मान लेते हैं x है वो संख्या, इसे हम भाग दे रहे हैं, तो उनके अंतर का 2 गुना भागफल प्राप्त होता है। किसके? इनके अंतर का 2 गुना। इनका अंतर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इनका अंतर हो जाएगा 110। इसका दुगना कितना हो जाएगा? 220। ये हमें भागफल प्राप्त हो जाता है, और हमें 30 शेषफल प्राप्त होता है। शेष कितना प्राप्त होता है? 30 शेषफल प्राप्त होता है। तो ये संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भाजक और भागफल इनको आपस में क्या कर देते हैं? हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, और जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी उसमें शेषफल को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बस इतना ही करना है। भाजक और भागफल का गुणा करके शेषफल को जोड़ देंगे तो आपको भाज्य जो है वो प्राप्त हो जाता है। यही रूल है। इनको आप गुणा करेंगे तो 1 2 3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया हमारी संख्या। ठीक है, इसमें आप 30 जोड़ेंगे तो इस जगह पे 0 की जगह पे आ जाएगा 3 और 0। ठीक है, तो हमें उत्तर में क्या मिलेगा? 0 3 0 0 2 2, यानी कि 2,20,030 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न लाभ और हानि से संबंधित है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 5% लाभ से बेच दिया। यदि उसने 5% कम मूल्य में खरीदा होता और 1 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ मिला होता। उस वस्तु का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मान लीजिए उस वस्तु को उसने खरीदा है x रुपये में, ठीक है, और उसे 5% लाभ पर बेच दिया, मतलब कि उसे बेचा x के 105% पे। ठीक है, फिर कहता है यदि उसने 5% कम मूल्य में खरीदा होता, अभी कितना है x है, और 5% कम में खरीदेगा, चूँकि कोई भी संख्या आपस अपने आप में 100% होती है। 5% कम में खरीदेगा तो वो 95% में खरीदेगा, मतलब कि x के 95% में यदि वो खरीदा होता,
ठीक है, तो क्या होता, और जो बेचा है, जिस मूल्य पे बेचा था उससे 1 रुपया कम में बेच देता, इस मूल्य से क्या है 1 रुपया कम में बेच देता, तो उसे 10% का लाभ हो जाता। ठीक है, अगर इतने में खरीद कर इतने में बेचा होता तो ये संख्या क्या होती, इसकी 110% हो जाती। 10% का लाभ मतलब 110%, मतलब इस क्रय मूल्य का 110% ये संख्या होती ये। ठीक है, इसे ही हल हमें करना था। ये हमारा इक्वेशन बन गया है फ्रेंड्स। इसे आप आराम से देखिए, एक बार और देखेंगे आसानी से समझ जाएंगे कि ये कैसे बना। इसे आप आसानी से हल कर पाते और ऑप्शन नंबर बी 200 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता। ठीक है, चूँकि हमें इतना कुछ करना है नहीं, सीधा हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। आपको इस प्रश्न में ऑप्शन से हल करने से आसानी से बन जाता। चूँकि हमें पता ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए सबसे पहले हम इसे ही देखेंगे। ठीक है, बाकी नहीं देखेंगे। कहते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य है 200 रुपये। चलिए 200 रुपये है, उसने उस वस्तु को 5% लाभ पर बेचा, तो मतलब 205%, इसका 5% कितना हो जाएगा 10। ठीक है, मतलब वो उस वस्तु को 210 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब यदि वो इससे 5% कम में खरीदा होता तो इसका 5% कितना है 10 है, मतलब वो खरीदा होता 190 रुपये में। ठीक है, और उसे इससे 1 रुपये कम में बेचता, यानी कि 209 रुपये में ही बेच देता, तो बोलता है उसे 10% का लाभ होता है। तो क्या इसका 110% है, तो 190 का 10%, 110% कितना निकालेंगे, 190 का 110% बराबर 209। यदि ये है तो सही है। तो यदि आप इसे हल करेंगे फ्रेंड्स तो आपको मिल जाएगा ये, इसे आप हल कीजिए और 209 प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि 200 इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा। दोस्तों, इस प्रश्न को मैंने 2 तरीके से हल करके बता दिया है। आप इसे इक्वेशन से भी हल कर सकते हैं और ऑप्शन से भी। ऑप्शन से हल करना ज़्यादा आसान है, इसलिए मैंने ये ऑप्शन भी आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक फल बेचने वाला अपने संतरे एक कीमत से बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह प्रत्येक संतरे को 1.2 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 40% का लाभ हो जाएगा। संतरे की वह कीमत निकालना है जिसमें उसने उसे पहले बेचा था। इस प्रश्न को बिल्कुल आसानी से हल करने के लिए आपको क्या करना है, ये देखना है कि वो किसी कीमत पर बेचा और 20% का लाभ कमाया। ठीक है, कोई भी कीमत होगी, लेकिन यदि वो संतरे को 1.2 रुपये अधिक में बेचा, कितने में बेचा, एक्स्ट्रा बेच रहा है वो 1.2 रुपये, तो उसे लाभ हो जाता है 40%। मतलब पहले 20% लाभ था, अब 40% हो गया। कितना ज़्यादा लाभ बढ़ा, 20%। उसका मूल्य बढ़ा 1.2 रुपये और लाभ बढ़ गया 20%। मतलब 1.2 रुपये जो है 20% के बराबर होगा। ठीक है, चूँकि 1.2 बराबर 20% है तो 1% कितना हो जाएगा, 1.2 बटा 20। ये 1% की वैल्यू हो जाएगी और 100% निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसे आप हल करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 6। ये 6 रुपये जो है ना उस वस्तु की कीमत है। ठीक है, एक्चुअल कीमत है, लेकिन हमें क्या करना है, संतरे की वह कीमत निकालना है जिसमें उसने उसे पहले बेचा था, और बेचा कब था, 20% लाभ के साथ। तो 6 का 120% आप निकाल लीजिए, वो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में 7.2 रुपीज़। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही है, हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ब्याज से संबंधित है। 16,000 पर 9 महीने का 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करना है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, 16,000 क्या हो गया, मूलधन गुणित 1 धन, क्या होता है, R/100। ठीक है, R क्या है, 20% है। अब आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, चूँकि त्रैमासिक चक्रवृद्धि है, 20% कब होता है, कोई भी रेट जो आपको दिया होगा ना वो हमेशा 12 मंथ पे रहता है। चूँकि वो हमें
3 मंथ यानी कि इसे चौथाई करना पड़ रहा है, तब यहाँ से 3 वैल्यू आएगी। तो हमें भी इसे क्या करना है, चौथाई कर देना है, यानी कि 4 से आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5%। ये हमेशा आप याद रखेंगे कि त्रैमासिक हो या 4 महीने में हो या 5 महीने में हो, जो भी हो उसे हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेट। और चूंकि त्रैमासिक चक्रवृद्धि है मतलब हर 3 महीने में उसका ब्याज मिलेगा। ब्याज कितने महीने तक मिलेगा, तो 9 महीने तक मिलेगा। तो 9 महीने तक 3 महीने प्रति माह के हिसाब से मिल रहा है, तो 9 महीने में कितने बार मिल गया, 3 बार मिल गया। तो ये हो गया हमारा समय, ये हो जाएगा हमारा सूत्र। इसे आप हल करेंगे, आपको मिल जाएगा यहाँ से मिश्र धन। मिश्र धन में से आप फिर से इस मूलधन को घटा दीजिएगा तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। इसे आप हल करके देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी 2522 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न में जानने लायक सिर्फ यही था कि आपको रेट क्या लेना है और टाइम क्या लेना है, ठीक है। इसके अलावा इस प्रश्न में और कुछ भी नहीं था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर है 17 और उसके अंदर अंडर रूट में है 51, उसके अंदर अंडर रूट में 152 और उसके अंदर अंडर रूट में है 289 और ये सब आपस में धन में है और इनको हल करके इसका हमें मान निकालना था। तो जब भी ऐसे प्रश्न मिले तो आप किधर से, बिल्कुल अंदर वाले रूट से हल करना शुरू करेंगे। 289 किसका रूट होता है फ्रेंड्स, ये होता है 17 का, ठीक है। 152 में 17 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 169, ठीक है। 169 किसका रूट होता है, तो वो हो जाएगा 13 का। 13 को फिर जोड़ दीजिए आप 51 में, कितना हो जाएगा 64 और 64 का यदि आप रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 8 को आप फिर जोड़ दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा 25 और ये 25 किसका रूट, 25 का यदि आप रूट निकालेंगे तो आपको फिर से वैल्यू मिल जाएगी 5। कुछ भी नहीं करना होता है, अंडर रूट में जो सबसे अंदर की तरफ है वहाँ से आप इसे हल करना शुरू कीजिए और बाहर की तरफ निकलते जाइए। फाइनली हमें आंसर प्राप्त हो गया 5। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न चाल, दूरी और समय से है। 2 स्टेशन हैं ए और बी, एक दूसरे से एक सीधी रेखा में 110 किलोमीटर दूर हैं। कितने हैं, ए है बी है और इनके बीच की दूरी है 110 किलोमीटर, ठीक है। एक ट्रेन है स्टेशन ए से सुबह 7 बजे निकलती है। कितने बजे निकलती है, स्टेशन ए से निकलती है 7 बजे, ठीक है, सुबह। और स्टेशन बी की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। स्टेशन बी की तरफ चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है। दूसरी ट्रेन है स्टेशन बी से निकलती है। किधर से निकलती है, स्टेशन बी से निकलती है ए की तरफ। सुबह 8 बजे निकलती है। ये कितने बजे निकल रही है, 8 बजे निकल रही है, ए की तरफ निकल रही है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकल रही है। इसकी स्पीड कितने हैं, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दोनों कितने बजे आपस में मिलेंगे, ठीक है। इतना डाटा हमें दिया हुआ है, 110 किलोमीटर की दूरी। चूंकि ये 7 बजे निकल रहा है, ये 8 बजे निकल रहा है, ठीक है। तो हम इसको इतना चला लेते हैं कि वो 8 बजे तक आ जाए। कितना, 1 घंटा। मान लीजिए यहाँ पे 8 बज गया। अब ये 1 घंटे में कितना चलेगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चल लिया। अब चूंकि ये 20 किलोमीटर यहाँ चल लिया तो ये जो दूरी 110 थी वो घट के अब कितनी हो गई, 90 किलोमीटर ही बच गई, ठीक है। अब ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया 90 किलोमीटर। इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर, इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा। अब आपको याद रखना है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और जब 2 चालें दी हुई हों और दोनों की गति क्या हो, ऑपोजिट हो, यानी कि एक जो है दूसरे के विपरीत दिशा में चले, तो दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाती है। इन दोनों की स्पीड भी आपस में जुड़ जाएंगी और वो हो जाएगी 45, ठीक है। डिस्टेंस चूँकि 110 था लेकिन अब बचा कितना है, 90 और समय हमें लग जाएगा जो भी लगेगा। जब इसको काटेंगे 45 दूनी 90, टी बराबर कितना आ जाएगा 2। ये क्या है, घंटे में है। 8 बजे ये भी चलना शुरू किया, 8 बजे ये भी चलना शुरू किया और 2 घंटे बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। कितने बजे, 8 बजे से। अब यहाँ हम 7 का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो 8 से 2 बजे 2 घंटे और लेंगे, मतलब कि 10 बजे सुबह दोनों ट्रेनें आपस में
मिल जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुबह 10 बजे। आई होप आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी यात्रा का 1/3 रास्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 1/4 रास्ता 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और बचा हुआ हिस्सा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्ण किया जाता है। संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या होगी? दोस्तों प्रश्न देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन चलिए इसे आसान बनाते हैं। कैसे? देखिए, रास्ता दिया हुआ है 1/3 और 1/4, ठीक है। फिर बाकी बचा हुआ रास्ता, स्पीड दिए हुए हैं कुछ, तो उस रास्ते की लंबाई हम मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ 1/3 में बात हो रहा है, यदि आप 100 मानेंगे तो इसका 1/3 निकालने में आपको दिक्कत होगी। चौथाई तो आसानी से निकल जाएगा। तो तिहाई की बात हो रही, इसलिए हम मान लेते हैं कि वो दूरी थी 300 किलोमीटर। ठीक है, मान लिए कि ये पूरा जो दूरी था वो था 300 किलोमीटर। इसका 1/3 रास्ता 25 किलोमीटर, मतलब 1/3 कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर। और इसको ये 25 की स्पीड से तय करता है, तो कितना घंटा लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। 25 चौको 100, ठीक है। फिर बचता है 1/4 रास्ता। 300 का 1/4 कितना हो जाएगा? 75 किलोमीटर हो जाएगा। इसको ये 30 किलोमीटर की स्पीड से पार कर रहा है, तो कितने देर में पार कर लेगा? 30 दूनी 60 और 15 को आधे घंटे में, मतलब 2.5 आवर में पार हो गया। फिर बोलता है बचा हुआ हिस्सा कितना बचा? 100 ये पार कर लिया, 75 ये पार कर लिया, अब कितना बचा? तो 125 ही ना बचेगा 300 में। अब इसकी दूरी को हम ये तय कर रहे हैं 50 किलोमीटर की गति से, तो 50 की गति से इसको कितने देर में करेगा? तो ये भी 2.5 घंटे में पार हो जाएंगे। ठीक है, कुल 300 किलोमीटर की दूरी थी, उसने 4 और 2 6 और 2 8 और इनका 1 9 घंटे में पूरी कर लिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि वो 300 किलोमीटर की दूरी को अलग अलग गति से 9 घंटे में पार कर लिया। इसकी औसत गति कितनी होगी? औसत गति भी वही होगी, औसत गति होगी कुल दूरी को यदि वो 9 घंटे में पार कर ले। बस इतना ही आपको हल करना था। जब आप इसे हल करेंगे तो 9 एकम 9, 9 तियाँ 27, बचा 3, 9 तियाँ 27, 1/9, सॉरी 3/9। जब आप इसे हल करेंगे तो 1/3, 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे में है, क्योंकि सभी हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किलोमीटर और किलोमीटर प्रति घंटे में कर रहे हैं। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये हल कैसा लगा? अच्छा लगा तो फटाफट लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगला प्रश्न क्या है? एक बेईमान विक्रेता है, उसकी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की वकालत करता है। ठीक है, कोई आदमी है जो बोलता है कि मैं अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, लेकिन 1 किलो की जगह वो 960 ग्राम का बांट यूज़ कर रहा है। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिए, जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। चूँकि बांट होता है 1000 ग्राम का स्टैंडर्ड, लेकिन वो इसकी जगह यूज़ कर रहा है 960 ग्राम। ठीक है, अब वो कम कितना तौल रहा है? 40 ग्राम तो कम तौल रहा है। तो प्रॉफिट क्या हुआ? यही 40 ग्राम ही तो उसका प्रॉफिट हुआ ना। बस यही 40 ग्राम का प्रॉफिट हमें निकालना है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि हम उसे 1000 में कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसे हम कैलकुलेट करेंगे 960 में। क्यों? क्योंकि वो हर बार इस 40 ग्राम को जो है 960 के हिसाब से ही बेच रहा है, 1000 के हिसाब से नहीं बेच रहा। ठीक है, सिंपली आप इसे निकाल लीजिए कि ये जो 40 ग्राम है 960 का कितना प्रतिशत है? 40। बस इस प्रश्न में और कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट क्या है? 40 ग्राम ही था, और वो हम कैलकुलेट करेंगे 960 में, 1000 में कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। इसे हल कीजिए, x बराबर हो जाएगा 40 गुणित 100/960। इससे काट दीजिए 24, और इससे काटेंगे तो 4 छिंग 24, इसको काटिए 25, अब कट जाएगा 6 चौको 24, 1/6%। यही तो आंसर है।
ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 7:5 के अनुपात में कटौती करता है और उनकी मजदूरी 10:9 के अनुपात में बढ़ाता है। उसकी कुल मजदूरी का बिल बढ़ने या घटने का अनुपात क्या होगा? इस प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना था। कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है? 7:5, ठीक है। और उनकी मजदूरी का अनुपात कितना है? वो था 10:9, ठीक है। इसी को आपको हल करना था। क्या करना था? पहले से पहला और बाद से बाद वाले अनुपात का गुणा कर लीजिए। 10 सते 70 और 9 पना 45, ठीक है। ये अनुपात मिला। ये और कट सकता है। 5 नमा 45, 5 14 70, 14:9। 14:9 का ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी मशीन के अवमूल्यन की दर यानी कि ह्रास, ठीक है, 10% प्रति वर्ष है। यदि उसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष के पश्चात और 2 वर्ष के पहले उसके मूल्य क्या होंगे? 2 कैलकुलेशन करना था और हमारा उत्तर आ जाता। 2 कैलकुलेशन करना है यानी कि 2 वर्ष के पश्चात हमें निकालना है। अभी कितना है? 1 6 2 1 2 3 0 है, ठीक है। ह्रास कितना हो रहा है? 10% प्रति वर्ष के हिसाब से हो रहा, मतलब अगले साल वो 10% कम हो जाएगा। बचेगा कितना? 90%। फिर उसके अगले साल फिर 10% कम हो जाएगा। बचेगा कितना? 90%। बस इतना ही करना था। ये संख्या है, इसका 10% का ह्रास हो रहा, मतलब कि वो 90% अगले साल में बचते जाएंगे। तो 2 साल के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी इतनी, ठीक है। फिर बोलता है 2 साल पहले, ठीक है। मान लीजिए कि 2 साल पहले कोई वैल्यू रही होगी, ठीक है, वो है x, और इस x का 10% ह्रास हुआ, मतलब कि 90%, और फिर ह्रास हुआ और हुआ 90%। x का 2 बार 2 साल में 10% ह्रास हुआ, और ये संख्या घट के जब 2 साल के बाद कितनी बच गई? 1 6 2 1 2 3, ठीक है। ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन, ये दोनों कैलकुलेशन थे। इसे आप हल कीजिए और ऑप्शन नंबर बी 1,31,220 और 2 लाख इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन आप कीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है 16 से लेकर 18 तक के लिए, ठीक है। नीचे दिए गए तालिका में 7 विद्यार्थियों के 6 विषयों के प्रतिशत अंक दिए हैं। कोष्टक में दिए गए अंक उस विषय के महत्तम अंक है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं ये सब क्या है? मैक्सिमम है, मतलब आउट ऑफ इतने नंबर के ये पेपर थे। और जो नीचे ये सब दिए हुए हैं ये सब क्या है? इनमें प्राप्त प्रतिशत अंक हैं, ठीक है। अब प्रश्न पूछता है, अक्षय द्वारा सभी 6 विषयों में पाए गए कुल अंक कितने हैं? अक्षय कहाँ है? ये है। और 1 2 3 4 5 6 विषय में इसके अंक निकालने हैं। चूँकि ये सब क्या है? प्रतिशत में है, तो सबसे पहला आपको यही गलती नहीं करना है कि इन अंकों को सीधा नहीं जोड़ना है। क्या करना है? इसका प्रतिशत निकालना है। 150 का 90%, 130 का 60%, 120 का 70%, इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे। जो संख्याएं आपको मिलेंगी उनको आपस में जोड़ देना है। जब आप इनको जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 449 इस प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, जगदेश का कुल प्रतिशत कितना है? ठीक है, ये है जगदेश, और इनका ये सीधा सीधा ये क्या दिया हुआ है? प्रतिशत दिया हुआ है। तो इन सारे प्रतिशतों को आपस में जोड़कर इन 6 में से इनका एवरेज आपको निकाल देना था। क्या करेंगे आप? इन दिए हुए प्रश्न जो प्रतिशत हैं इनको अंकों में बदलेंगे। 150 का 65% निकालेंगे, 130 का 35% निकालेंगे, और सारे जब आपके अंक निकल जाएं तो उनको आप क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे, और दिए हुए कुल योग जो कुल पूर्णांक थे उनसे कुल प्राप्तांक का प्रतिशत निकाल लेंगे। जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी 60 इस प्रश्न का सही उत्तर मिलेगा। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। यदि हम इसे अभी सॉल्व करने बैठेंगे तो इस वीडियो का लेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसे आप खुद हल कर लीजिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी 60% जो है सही उत्तर आना चाहिए। दोस्तों इस सीरीज़ का आखिरी प्रश्न था कि उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं कितने हैं। यहाँ पे 7 विद्यार्थियों का डाटा दिया हुआ है।
इन 7 के प्रतिशत को आपको अंकों में बदलना है और पूर्णांक से उस प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना है और ज्ञात करना था कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 60% से अधिक मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो आप इसे आराम से कैलकुलेट कीजिए और इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, इस प्रश्न में हल करने जैसा कुछ भी नहीं है, तरीका क्या था वो मैंने आपको बता दिया है, आप इसे हल करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि 459 गुणित 46 गुणित 28, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, गुणित 484 के गुणनफल के इकाई के स्थान पर अंक 2 आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? इकाई के स्थान पर 2 है, तो इस स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि जब इकाई का अंक हमें ही ज्ञात करना है फ्रेंड्स, तो बाकी से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए इकाई का 4 ले लेना है और इस 4 का गुणा कर दीजिए इस इकाई से। कितना हो गया? 4 6 24, 24 आया। अब इस 24 को नहीं लेना है, सिर्फ इकाई का अंक लीजिए 4 और इस 4 से गुणा कीजिए इस 9 में। कितना हुआ? 4 9 36, 36 आया और 36 का फिर इकाई का 6 लीजिए। अब इस इकाई के 6 को इस कौन सी संख्या होगी जिससे इसका गुणा करने पर हमें 2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है, जब इसका गुणा 2 से करते, 6 दूनी 12 तो 2 आ जाता। ठीक है, चूंकि यहाँ 2 ऑप्शन में नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। लेकिन दूसरा ऑप्शन यदि आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी है 7, तो 6 गुणित 7 करते तो आपको 42 मिलता, मतलब इकाई में 2 आ रहा है। तो या तो 2 होता या फिर 7 होता, 2 ऑप्शन में नहीं है, 7 है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर 7 हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है जिसे इससे और इससे पूर्ण भाग दिया जा सके। दोस्तों, जब ऐसे प्रश्न पूछे हों जैसे कि कई संख्याएं दी हुई हैं और सभी से भाग जाना है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात की जा रही हो, मतलब आपको समझ लेना है कि यहाँ पे बात हो रही है एलसीएम की। ठीक है, आपको इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है और आपको आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल लिए। 3 1 कम 3 और 1 4/3, 4/3 हो गया। 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो गया। 3 दूनी 6 और 1 7/2 हो गया। 5 चौको 20 और 1 21/5 हो गया। ठीक है, तो सामान्य अंक का एलसीएम एचसीएफ आप निकालते होंगे, लेकिन जब ये भिन्न में हो तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? जब आपको एलसीएम निकालना है तो अंश जो होता है, अंश का हम निकालेंगे एलसीएम और जो हर होता है इसका हम निकालेंगे एचसीएफ। किस केस में फ्रेंड? जब हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, याद रखिएगा, जब आपको एचसीएफ निकालने को बोले भिन्न का, तो आप क्या करेंगे? अंश का एचसीएफ निकालेंगे, अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। आपको याद रखना है, अगर एचसीएफ बोले तो अंश का एचसीएफ, हर का विपरीत कर दीजिए। एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम और हर में विपरीत कर दीजिए। यही प्रोसीजर फॉलो करना होता है। ठीक है, तो अंश का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 7 4 9 7 21, इनका एलसीएम निकालेंगे। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 252। ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है? 3 4 2 5, आपस में कोई भी गुणा भाग नहीं हो रहा है, मतलब कि इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। क्या प्राप्त हुआ? तो इन सब का एलसीएम निकालने पर हमें प्राप्त हुआ 252/1, मतलब कि आप इसे सिंपली 252 लिख सकते हैं। तो मतलब कि 252 ऐसी संख्या है जिसे इन सभी से यदि आप भाग देंगे तो ये पूर्ण तरीके से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 252 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 2 बिजली के तार, एक 9 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबा है, एल्यूमिनियम का है, और दूसरा 5 मीटर 12 सेंटीमीटर लंबा है, तांबे का है। वह अधिकतम लंबाई दोनों तारों की ज्ञात करो कि उस लंबाई के टुकड़े करने पर प्रत्येक तार की कुल लंबाई को उससे भाग दिया जा सके। ठीक है, बढ़िया से घुमाया गया है प्रश्न को। न एल्यूमिनियम से मतलब है, न तांबे से मतलब है, न इन शब्दों से मतलब है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक लंबाई का तार ये है, एक लंबाई का तार ये है। चूँकि मीटर सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसे आप 1 यूनिट में बदल लेंगे। और अधिकतम लंबाई हमें ज्ञात करना है कि दोनों तार को यदि हम काटे पीटे तो उससे पूरी तरीके से भाग दिया जा सके। इतना ही आपको समझना है, और जब भी ऐसी बात हो, बात समझ लीजिए कि वो एचसीएफ की हो रही है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। 9 मीटर 60 सेंटीमीटर मतलब कि हो गया 960
सेंटीमीटर में, और 5 मीटर 12 सेंटीमीटर हो गया, मतलब कि 512 सेंटीमीटर में। ठीक है, और इनका आपको निकालना है HCF। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, एक ही बार में दोनों को ले लेंगे और ऐसी संख्याएं लेंगे जिससे दोनों भाग जाएं, अलग अलग नहीं लेना है, दोनों को भाग लेना है। जैसे कि आपको एग्जांपल में देख लीजिए, 2 से ये भी भाग जाएगा और ये भी भाग जाएगा, तो ही हमने 2 लिया है। ठीक है, बाकी ऐसी कोई संख्या नहीं लेंगे कि ये जाए और ये ना जाए। तो इस तरीके से आप लेते जाइए और इसे HCF निकाल लीजिए। आपको आसानी से आता होगा HCF निकालने। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। 64 इसकी वैल्यू आएगी, मतलब कि हमें HCF ही निकालना था और वही हमारा उत्तर होता। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी 64 सेंटीमीटर सही उत्तर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी बांस के डंडे का 0.1वां भाग एवं 5/8वां भाग क्रमशः कीचड़ और पानी में डूबा हुआ है। मतलब कि 0.1वां भाग कीचड़ में, 5/8वां भाग पानी में डूबा हुआ है और बचा हुआ 2.75 मीटर पानी के ऊपर है। बांस के डंडे की कुल लंबाई निकालनी है। एक बांस का डंडा है, इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा दबा हुआ है कीचड़ में, यह है कीचड़ वाला हिस्सा। एक हिस्सा दबा हुआ है पानी में, यह है पानी वाला हिस्सा। और कुछ हिस्सा ऊपर है जो कि है 2.75 मीटर। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये है 0.1 भाग है कीचड़ में और 5/8 भाग है पानी में। मतलब कि इन दोनों भाग को घटा देंगे एक में से तो ये भाग निकल जाएगा। ठीक है, मतलब कि इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, 5/8 धन 1/10। ठीक है, इसको हल करने पर आपको मिलेगा 29/40। ये भाग है इतना दबा हुआ, तो एक भाग में से इसको घटा दीजिए, कितना बचा, 11/40 भाग बच गया। और ये 11/40 भाग क्या है, ये ऊपर वाला है, 2.75 दशमलव हटा लीजिए, इतना आ गया। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, ये से ये कट जाएगा, 11 से भाग देंगे तो 11 दूनी 22, बचा 5, 11 5 55 हो गया। 5 से काटेंगे तो 5 5 25 और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे दूनी 4, ये जाके इधर गुणा हो जाएगा, कितना हो गया, 10 मीटर में ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन हमने किया है 2.75 का, यहाँ पे ये हमने मीटर में किया है, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, मीटर में। इतना ही कैलकुलेशन था। जो भाग नीचे दबा हुआ है उसकी वैल्यू दी नहीं हुई है, जिसकी वैल्यू दी हुई है उसका कितना भाग है ये हमें पता नहीं है, तो इन भागों को जोड़कर एक में से माइनस कर दीजिए तो ऊपर जो बचा हुआ भाग है उसको वो पता चल जाएगा और उसकी वैल्यू दी हुई है। इन दोनों को इक्वेट करके आंसर निकाल लेंगे 10 मीटर। 22 का ऑप्शन नंबर सी 10 मीटर सही उत्तर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, यहाँ पे अंक दिया हुआ है और प्रश्नवाचक चिन्ह जो है ये, इसकी जगह पर कौन सी संख्या होगी यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बस आपको क्या करना है, पक्षांतर करना है। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक मान सकते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 3420/19 इंटू इस वाले संख्या में से इसको यहीं छोड़ देते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं, कहाँ हो जाएगा ऊपर 0.01। ठीक है, इसका दशमलव हटाते हैं और नीचे लिख देते हैं 100, मतलब कि 1/100। ठीक, और ये 7/1 है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, बराबर हो गया, इसको मान लेते हैं x। इसे आगे हल कीजिए, ये शून्य से ये शून्य काट दीजिए, 19 1 कम 19, बचा कितना 15, 19 8 152, ये हो गया 18, ये कट गया, ये बचा 10 और 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18/10 × 70। आगे हल कर सकते हैं इसे, 2 9 18 और 35, तो 9/35 जो है हमारा सही उत्तर होता है इस प्रश्न का। चूंकि ऑप्शन में दिया नहीं है इसलिए नंबर डी नन ऑफ दिस इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आयु से संबंधित है। 5 साल पहले आशु की माँ की उम्र आशु की उम्र से 3 गुनी थी। कब थी? 5 साल पहले 3 गुनी थी। 5 साल के बाद उसकी उम्र आशु की उम्र की 2 गुनी होगी। आशु की उम्र आज क्या होगी?
ठीक है। बिना इक्वेशन के इसे हम आसानी से हल करेंगे, ठीक है। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है ऑप्शन से हल कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है 35। ये 35 क्या है? आंसू की आज उम्र है। आज अगर 35 है तो 5 साल पहले कितनी होगी? 30 साल। और इसकी माँ की उम्र कितनी थी? इससे 3 गुनी थी, ये हो गया 90 साल, ठीक है। तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 35 और 5 40 हो जाएगी। और इसकी कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है क्या कि एक की उम्र बढ़े और एक की घटे? संभव नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर होता है 10 साल। मान लीजिए 10 साल है तो उसकी उम्र की 5 साल पहले 5 साल और उसकी माँ की उम्र इससे 3 गुनी यानी कि 15 साल। 15 साल में कोई मान बन नहीं सकती, संभव नहीं। दूसरा देखते हैं। फिर क्या बोलता है? 5 साल के बाद, अगर 5 साल के बाद इसकी उम्र हो गई 15 साल, ठीक है, और इसकी हो गई 2 गुनी यानी कि 30 साल। तो देखिए ये बढ़ रहा है 10 और ये कितना बढ़ गया? 15। ये भी संभव नहीं है, दूसरा कैंसिल। ऑप्शन नंबर सी पे आ जाइए। इसकी उम्र है 20 साल, 5 साल पहले हो जाएगा 15 साल, इसकी उम्र है 3 गुनी यानी कि 45। 5 साल बाद हो जाएगा ये 25 साल और इसकी उम्र हो जाएगी 50 साल। यहाँ पे अंतर है 10 और लेकिन इसका अंतर हो गया 5, संभव नहीं है। आखिरी उत्तर है 15। देखिए कैसे होता है। 15 साल इसकी उम्र है आज, 5 साल पहले इसकी उम्र हो गई 10, इसकी माँ की उम्र हो गई 3 गुनी 30 साल, ठीक है। 5 साल के बाद इसकी उम्र हो जाएगी 20 साल, माँ की उम्र हो जाएगी 2 साल, मतलब 2 गुनी 40। 10 दूनी 20, 30 10 40, दोनों फॉलो कर रहा है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी 15 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जितने देर में आप इक्वेशन जमाएंगे उतने देर में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों भी कर सकते हैं, इक्वेशन भी जमा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। एक बार रखना है और सीधा काट पीट के देख लेना है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 वर्ष। इक्वेशन बना के तो आप हमेशा बनाते ही होंगे इस प्रश्न को। आज कुछ नया तरीका सीखिए, आगे आपके जरूर काम आएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, सीता ने 10% साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए जमा किए। उसके खाते में 2 वर्ष पश्चात कितना पैसा अधिक जमा होगा यदि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर हो? ठीक है, 5,000 इसका मूलधन है, दर है 10%, समय है 2 वर्ष के लिए, ये है ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, कितना निकल जाएगा? 1 2 1 2, 10 दूनी 20 पंचे 100, 1,000 रुपये ये हमें प्राप्त हो जाएगा ब्याज के तौर पे। कब? जब साधारण ब्याज हो 2 वर्ष के लिए। लेकिन बोलता है उसके खाते में 2 वर्ष के बाद कितना पैसा होगा यदि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि हो। कैसी हो? अर्धवार्षिक। तो 2 वर्ष में कितने बार? अर्धवार्षिक के हिसाब से 4 बार। पिछले भी प्रश्न में हमने बताया अर्धवार्षिक मतलब 6-6 महीने में मिलेगा, तो 2 साल में 4 बार मिल जाएगा। चूँकि साल में 2 बार है, 6 दूनी 12 होता है, 12 को 6 से भाग देंगे तो 2, तो बस आप इसे 2 से भाग दे दीजिए, मतलब रेट हो गया 5%। ठीक है, तो हो जाएगा 5,000 का 1 + 5/100 टू द पावर 4। यही प्रश्न आपको हल करना है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। इससे जो है 77.5 रुपीज़ ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी 77.5 रुपये सही उत्तर हो जाएगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि व्यापम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लेता है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, जिसकी संभावना बहुत कम है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 2 बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण जो है 120 डिग्री है तो दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा? दोस्तों भुजाओं की जो संख्या होती है वो होती है n = 360 बटा कोण। अब ये कोण कौन सा होता है? तो ये आंतरिक कोण नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये होता है बहिष्कोण। चूँकि आंतरिक कोण दिया है 120 तो बहिष्कोण हो जाएगा 180 में से इसे घटा लीजिए, मतलब कि हो जाएगा 60। ठीक है, तो 360 बटे 60 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 6। ये 6 किसकी वैल्यू हुई? ये पहले वाले कोण की, मतलब कि 1 की। यदि ये 6 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मतलब कि भुजाओं की संख्या 1:2 में थी तो पहली भुजाएं हैं 6 तो दूसरे की भुजाई हो गई 12। कैसे निकालें हम?
भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बटा प्रत्येक बहिष्कोण। चूँकि यहाँ पे हमें आंतरिक कोण दिया था और बहिष्कोण निकालने के लिए 180 में से 120 को हमने घटा लिया। बस यही यहाँ पे करना था। इसी को यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ n की वैल्यू दी हुई है 12 बराबर 360 यहाँ दिया हुआ है और हमें यही कोण ज्ञात करना है। निकाल दीजिए 12 तियाँ 36, कितना हुआ 30 डिग्री। तो क्या ये आंसर है? बिल्कुल नहीं। ये क्या निकला हमें? ये निकला हमें बहिष्कोण और हमें ज्ञात करना है आंतरिक कोण। तो इसको कैसे करेंगे हम? 180 से माइनस कर देंगे। जब 180 से इसको माइनस करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 150 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन नंबर सी 150 डिग्री इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जिनके केंद्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हों और त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, क्या होगी? हमें क्या निकालना है? उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। दो वृत्त होंगे, ठीक है, एक छोटा है और एक थोड़ा सा उससे बड़ा है। इसकी एक जीवा होगी ये, ठीक है, मान लेते हैं हम ए और बी। इनके केंद्र हैं और केंद्रों के बीच की जो दूरी है ये है 25। इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या है 15 छोटे वाले की और बड़े वाले की है 20, ठीक है। ये प्रश्न हमें दिया हुआ है और ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसे आप देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसकी वैल्यू है 15, इसकी है 20, इसकी है 25। तो हम इसकी वैल्यू मान लेते हैं x और इसकी कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 25 माइनस एक्स। इतना आपको याद रखना है। अब इसमें जो ये जीवा है, इस जीवा की इस लंबाई को हम लोग मान लेते हैं h, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये एक 90 डिग्री का कोण ये बन रहा है, एक 90 डिग्री का कोण ये बन रहा, मतलब कि एक समकोण त्रिभुज एक ये बन रहा और एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक है। तो पहले समकोण त्रिभुज से निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो मतलब हो जाएगा 15 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा h का स्क्वायर धन x का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे वाले से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा h का स्क्वायर धन 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसे आप आगे हल करेंगे तो 20 का कितना हो जाएगा? 400 बराबर h का स्क्वायर धन a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, याद रखिएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। 2a कितना हो जाएगा? 50 और b कितना हो जाएगा? x। ये यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। इसे आप आगे हल कर सकते हैं। 400 को यहीं रहने दीजिए, इस 625 को इधर ले आइए माइनस 625, इसे भी इधर ले आइए प्लस 50x, ठीक है। बराबर क्या हो गया? h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ। देखिए हमने h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ निकाला, यहाँ पे पहला इक्वेशन में भी वही निकाला था, मतलब इसकी जगह पे हम 15 का स्क्वायर रख सकते हैं। 400 माइनस 625 प्लस 50x बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। इसे आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा 50x बराबर, ये इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा, ये हो जाएगा 450 बराबर कितना हो जाएगा? 9। x की बराबर वैल्यू आ गई 9। अब इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। 15 का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर धन x का स्क्वायर, मतलब कि 9 नवा 81, ठीक है। तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 और h बराबर हो जाएगा 12, ठीक है। h की वैल्यू हो गई 12। हमने यहाँ पे निकाला था, इसे माना था h। दो केंद्रों को जोड़ने वाली जो रेखा है वो किसी भी जीवा को समद्विभाजित करेगी, मतलब जितना इधर उतना ही इधर। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी पूरी? अगर इसको h माने थे तो ये पूरी लंबाई हो जाएगी 2h, यानी कि 12 दूनी 24। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ी सी बड़ा प्रश्न था फ्रेंड्स। यदि आपको इसका कुछ शॉर्टकट मेथड पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति मैसूर से बेंगलोर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से वापस आता है मैसूर से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। उसकी पूरी यात्रा का औसत क्या है? तो याद रखना है आपको, यदि कोई डिस्टेंस है ए बी, यदि वो सेम डिस्टेंस को पार करता है, या तो जाके फिर वापस आता है या आधी दूरी को चल के फिर आधी दूरी चलता है, दो बराबर दूरी की बात हो और अलग अलग चाल से चलें, तो इस केस में आपको याद रखना है कि औसत चाल जो होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई होती है। इसमें से x क्या है पहली चाल, y क्या है दूसरी चाल, ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है। तो बस आपको ये इसी फॉर्मूले में इसको पुट कर देना था। क्या आ जाता, 2 गुणित 40 गुणित 60 बटे, इन दोनों को जोड़ दीजिए 100, 1 2 1 2, 6 चौको 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर पर आवर। इसमें और कुछ भी नहीं करना था, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। 28 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए, और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। किसी परिवार के 6 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 बच्चे हैं, औसत आयु 8 वर्ष है। बच्चों की उनके माता पिता के साथ औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़े हैं तो माता की आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। 6 बच्चे हैं और आयु क्या है 8 वर्ष। तो आपको बस याद रखना है एवरेज बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है, एवरेज। तो चूंकि यहाँ पे योग हमें निकालना है, आंकड़ों की संख्या दी हुई है, आंकड़ों का औसत दिया हुआ है, तो इसका गुणा कर लीजिए। इनका योग कितना हो जाएगा टोटल 48 साल। फिर बोलता है बच्चों की उनके माता पिता के साथ, बच्चे हैं 6, माता पिता होंगे 2, 6 और 2 8, 8 लोगों की औसत आयु 22 हो गई, मतलब कि 22 गुणित 8 कितना हो जाएगा, 2 8 16 160 178, ये हो गई टोटल उम्र। अब इस उम्र में से इस उम्र को घटा देंगे, मतलब टोटल में से बच्चों का घटा देंगे तो माता पिता की निकल जाएगी। इसको घटा लीजिए, कितना आया 0 3 1 130, माफ़ कीजिएगा ये 176 होगा, है ना। अब कितना हो जाएगा, जब आप इसे घटाएंगे तो हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा तो 8, 6 में से 4 जाएगा तो 128 आएगा, है ना। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, 128 आएगा। यहाँ लिख देता हूँ 128। माता पिता की उम्र कितनी हुई 128, लेकिन बोलता है कि पिता माता से 8 वर्ष बड़े हैं, ठीक है। इसको आप बराबर तोड़ लीजिए, कितना होगा 64 और 64, ये बराबर होते हैं। इसको कभी कम ज़्यादा करने का सबसे आसान ट्रिक है, याद रखिएगा। इसको आप 2 हिस्सों में बांट लीजिए, 64 और 64, लेकिन हमें 8, अभी अंतर तो सीधे है, तो एक को ले लीजिए 60, इधर से 4 घटाइए और इधर बढ़ा दीजिए 68। देखिए ये 60 और 68, इनका दोनों का योग 128 हो गया और इनके बीच का अंतर 8 हो गया। तो कौन बड़ा है, पिता बड़ा है, तो 68 साल का। माता की आयु निकालनी है, कितनी हो जाएगी, छोटी 60 साल। 29 का ऑप्शन नंबर सी 60 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों इस प्रश्न पत्र का अगला और अंतिम प्रश्न, आबिर की वर्तमान आयु पूजा की आयु से 1.5 गुनी है। किसकी, ये है आबिर, ये है पूजा। आबिर की आयु जो है ना पूजा की आयु की 1.5 गुनी है। पूजा की मान लीजिए 2, तो इसकी हो जाएगी 3, ठीक है। 1.5 गुना है इसलिए हमने 2 3 लिया है, 1 लेंगे तो 1.5 लेना पड़ेगा। 8 साल के बाद आबिर और पूजा की आयु का अनुपात जो होता है 25:8 हो जाता है। कितना हो जाता है, 25:8 हो जाता है। कितने साल के बाद, ये हो रहा है 8 साल के बाद, ठीक है। तो पूजा की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ से यदि आप ऑप्शन पे इस प्रश्न को हल करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए हमने लिया 28 वर्ष, पूजा की वर्तमान आयु कितनी है 28 वर्ष।
चूँकि पूजा की जब 28 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 42 साल। 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, ठीक है। और 8 साल के बाद ये कितना हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 36। 25:8 आता क्या, ये 18 और ये 25, ये अनुपात हमें प्राप्त हो गया 25:18, यहाँ 18 है, ठीक है। तो ऑप्शन से हमने देखा सबसे पहले ऑप्शन नंबर 28 था और इसी से ये प्रश्न हल हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा 28 वर्ष। कुछ भी नहीं करना है, आपको बस देख के ऑप्शन से प्रीफर कर लेना है। इक्वेशन से यानी कि x मानकर भी इस प्रश्न को आसानी से हल किया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आसान ये तरीका है, ठीक है। आप इसे भी प्रेफर कर सकते हैं। इस प्रश्न पत्र में बस इतना ही। ये वीडियो और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी कनेक्टेड।